पीरियोडिक प्रॉपर्टी। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हाँ, हम लोग यहाँ पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। और इसमें हमने पिछले टर्म पे कहा था, कोई भी एटम हो, पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट हो, उस एलिमेंट के, उस एटम के, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल। चौथी शेल इसकी सबसे बाहरी शेल है, आउटर शेल है, और डिफरेंट शेल्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो किसी भी आइसोलेटेड फ्री गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, उस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। यही ना बताया था, कोई भी आइसोलेटेड हो, फ्री हो, गैसियस एटम हो, उस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब बात यह है कि वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी क्यों चाहिए, क्यों रिक्वायर्ड है? जवाब इसलिए चाहिए कि जिस इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल रहे हो, उस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, न्यूक्लियाई उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट का वर्क करना पड़ेगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसकी हमने यूनिट बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी पर मोल या किलो जूल्स पर मोल, ये इसकी यूनिट है आयोनाइजेशन एनर्जी का। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, कोई भी फ्री गैसेस एटम है, इस गैसेस एटम के वैलेंस शेल, आउटर शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, गैसियस कैटायन बनाने में जितनी एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को बोलेंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बात यह है कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किन किन बातों पर डिपेंड करेगी, किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करेगी? फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करेगी? तो उसमें पहला फैक्टर था साइज, याद आ रहा है? साइज, किसी भी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, ये डिपेंड करता है उस एटम के साइज के ऊपर। अब देखो, किसी एटम का साइज छोटा है तो उसके न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी, और जब दूरी कम होगी तो फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि फोर्स होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है Q1 और ये Q2 और ये क्या है R। अच्छा, दूरी कम होगी तो फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और जब फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी रिक्वायर्ड ज़्यादा होगी। तो हमने कहा था जिसका साइज छोटा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ये हमने बताया था पिछले टर्म पर। और जो आज पहले लेक्चर नोट अटेंड कर रहे, नोट कर लें इसको फट से। जिसका साइज छोटा, उस एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। हाँ, दूसरा फैक्टर क्या था? सेकंड फैक्टर, हाँ, सेकंड फैक्टर था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इसके बारे में हमने कहा था कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो भी न्यूक्लियर फोर्स लगता है, जो न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिस पावर से खींचता है, वो कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो किसी भी एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी।
तो कहने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि हाई है तो समझ लेना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होगी। और तीसरा फैक्टर था नेचर ऑफ सब शेल। नेचर ऑफ सब शेल, सब शेल का नेचर भी डिसाइड करता है कि आयशर जी लो होगी कि हाई होगी। अच्छा, जब भी हमने कहा था पहली शेल में केवल 1s की पॉसिबिलिटी है, जितनी शेल उतनी सब शेल। पहली शेल में केवल s की पॉसिबिलिटी है, दूसरी शेल में 2 सब शेल, कौन कौन सा, 2s 2p, तीसरी शेल में 3 सब शेल, 3s 3p 3d, और चौथी शेल में 4 सब शेल, 4s 4p 4d 4f। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने इस मॉर्निंग में पढ़ा दिया है। जो लोग नए आए हैं सबको हमने बोला मॉर्निंग में पढ़ लो। तुम लोग क्यों नहीं आए क्लास करने सवेरे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है ना मॉर्निंग में, क्यों नहीं किया मॉर्निंग में आके? बताओ। बताया भी क्या कि जिनका तुम लोग कर रहे हो, बताओ, जब तुम लोग कर रहे हो तुमको भी करना चाहिए ना। देखो, जो बच्चा एक्टिव होगा खुद अपना रास्ता बनाएगा, कोई घर से पकड़ के नहीं लाएंगे कि आके क्लास करो। जब सुविधा मिल रही है कि जिनका छूट गया आके कर लो मॉर्निंग में। और पता है तुम्हारे यूनिट टेस्ट में पहला टॉपिक यही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे FA1 में, और वही हमने पढ़ाया मॉर्निंग में। तो देखो, आज हमने बताया था ना कि जितनी शेल उतनी सब शेल। अब बताओ 4s 4p 4d 4f, मान लो इलेक्ट्रॉन s में भी है, p में भी है, d में भी, f में भी है, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी? s से कि p कि d कि f? हाँ, क्यों s? हाँ, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। s न्यूक्लियस के नज़दीक है तो इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो आंसर है सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी s से, उसके बाद p, फिर d और फिर f। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ सब शेल, ये आंसर जी का ऑर्डर, ठीक है। हाँ, चौथा फैक्टर है वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वैलेंस शेल से ही होगा। तो वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है ये भी बताएगा कि आयशर जी लो होगी कि हाई होगी। मान लो किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल है। तो बताओ स्टेबल की पहचान क्या है? कोई भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसकी पहचान क्या है? आज हमने बताया मॉर्निंग में, क्लास किया है ना, बताओ। हाँ, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेबल होता है। तो जिस कॉन्फ़िगरेशन में हाफ फिल्ड फुल फिल्ड रहेगा, समझ लेना उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो स्टेबल है ना। कोई चीज़ स्टेबल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और जो अनस्टेबल होगा इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस कर देगा। तो यदि किसी एलिमेंट का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ फील्ड है या तो फुल फील्ड है, समझो स्टेबल है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। तो लिखा है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, मतलब फुल फील्ड हाफ फील्ड है, तो समझना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। अच्छा, बात यह है कि फुल फील्ड हाफ फील्ड दोनों स्टेबल है, उनमें कौन ज़्यादा स्टेबल है? बोलो। हाँ, फुल फील्ड। इसका मतलब फुल फील्ड क्या है जी? हाफ फील्ड से भी ज़्यादा होगी। बिल्कुल सही। अच्छा, फुल फील्ड से मतलब क्या? फुल फील्ड से मतलब तो S2 भी होता है, फुल फील्ड से मतलब P6 भी होता है, D10 भी होता है, और F14 होता है। और हाफ फील्ड से मतलब क्या होता है? S1 P3 D5 F7। ये है फुल फील्ड और नीचे हाफ फील्ड। स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? फुल फील्ड की, ठीक है। अच्छा, फुल फील्ड में भी ऑप्शन है, फुल फील्ड में भी ऑप्शन दे दे। अब पूछे इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा?
तो जवाब है P6। क्यों P6? क्यों S2 क्यों नहीं? S2 क्यों नहीं? ये जवाब आज तुमने सुना है ना? आज तुम लोगों ने पहले सुना है, याद है कि भूल गया? बता दो। गलत। हाँ, क्योंकि S में इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज नहीं होगा, अपोजिट स्पिन नहीं, सेम स्पिन। सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन का इसमें एक्सचेंज नहीं होगा। तो बताओ क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि S में एक ही ऑर्बिटल्स है, जबकि P में कितने होते हैं? 3, D में कितने होते हैं? 5, F में कितने होते हैं? 7। तो जितने ऑर्बिटल होंगे उसमें एक्सचेंज संभव है, लेकिन एक ही ऑर्बिटल में एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो हाफ फिल फुल फिल की जो स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट है वो S में लागू नहीं होता, वो लागू P में होगा, D में होगा, F में होगा। समझ में आया? अच्छा, उसमें P6 को ज्यादा स्टेबल क्यों बोला गया है? क्योंकि P न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है कंपेयर टू D। सबसे नजदीक S होता है, फिर P, फिर D, फिर F। तो P नजदीक होने की वजह से इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, और जो न्यूक्लियाई से टाइटली जुड़ा रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टाइटली बंधा रहेगा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, उसकी आयनिक एनर्जी भी ज्यादा। मतलब जो स्टूडेंट टीचर से स्ट्रांग बॉन्ड बना लेगा, उस स्टूडेंट को क्लास से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? वो स्टूडेंट स्टेबल हो जाएगा, तो वैसे ही वो इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? स्टेबल होगा। अच्छा, बात ये है कि फुलफिल में P6 भी है, D10 भी है और F14 भी है, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा स्टेबल P6 हुआ। P6 के बाद अगली स्टेबिलिटी D10 में आएगी। हाँ, F14 की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन उसको हम ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते, हम फोकस नहीं करते, क्योंकि F ब्लॉक के ज़्यादातर एलिमेंट रेडियो एक्टिव हैं, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल की प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं की जाती। तो बचा इन दोनों में बात करें तो सबसे स्टेबल क्या हुआ? P6, उसके बाद D10, फिर हाफ फेल्ड P3, और फिर क्या होगा? D5। ये है स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी ऑर्डर। जो पहली क्लास कर रहे हैं नोट कर लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी ऑर्डर है स्टेबल स्टब, लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल P6। यह है स्टेबिलिटी में स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल P6, फिर D10, फिर P3 और फिर D5। बोलो बात समझ में आई? तो ये 4 फैक्टर है। इन्हीं 4 फैक्टर को ध्यान में रख के हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ग्रुप में टॉप टू बॉटम निकाल सकते हैं। और एग्जाम में क्या होगा? 4 ऑप्शन दे देगा ABCD करके, और पूछेगा विच शो हाई आंसर जी, विच शो लो आंसर जी। तुमको टिक मारना है बस। अब कम से कम कुछ नहीं तो करीब 40-50 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी के ऊपर। और हमारी शीट में जो बुकलेट में कम से कम 60-70 क्वेश्चन तो हमें ही दिए हैं, और सारे क्वेश्चन का जवाब तुमको मिलेगा इन्हीं 4 फैक्टर को ध्यान में रख के। साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेचर ऑफ सबशेल, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही बताया। F में ज़्यादा एक्सचेंज होगा, और उसके बाद D में, लेकिन P में एक्सचेंज कम होगा, मानते हैं, लेकिन फिर भी हम P को ज़्यादा स्टेबल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि P सबशेल न्यूक्लियस के नज़दीक है, केवल नज़दीकी का फायदा मिल रहा है उसको, और जितना नज़दीक उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा, और जितना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना मुश्किल हो जाएगा, उसकी आंसर ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? ये हमने कल बताया भी था उस दिन, आज फिर रिपीट कर रहे हैं कि P6 स्टेबल है ड्यू टू नियरनेस, न्यूक्लियस के नज़दीक है, इस वजह से। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, तुम लोग के मन में क्वेश्चन फिर उठेगा, तुम लोग भरे अपने आप को दबाओ, लेकिन मन में क्वेश्चन उठेगा क्या कि P से ज़्यादा नज़दीक तो S है। जब आप एक्सचेंज को महत्व ही नहीं दे रहे हैं और नज़दीकी को महत्व दे रहे हैं, तो P से नज़दीक तो S है, तो मतलब S की तो आंसर जी P6 से भी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन आप बार बार P6 को हाईलाइट कर रहे हैं, S2 की स्टेबिलिटी को बता ही नहीं रहे हैं। तो जवाब S2 भी स्टेबल है, S2 भी स्टेबल है,
और क्यों? क्योंकि एस न्यूक्लियस के काफी नजदीक है। और इसका एविडेंस ये है कि हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर पता 2 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। पूरा पीरियोडिक टेबल का 108 एलिमेंट का तुम्हारा टेबल है, उनमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इसी की है। क्यों? यही रीजन है कि एस का शेप स्फेरिकल है और इसकी प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इस लाइन को नोट कर लो। देखो, हीलियम शो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। हीलियम शो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। हीलियम जो है पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन शो करता है, सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें लगेगी। कारण क्या है कि एक शेल इसकी पहली शेल नजदीक और एस होने से और नजदीक, तो इस यानी ये हो गया 1s। बोलो, पहली बात सुन लो, 1s। लेकिन तुम जैसे आगे बढ़ोगे 2s 3s यहां पर एस आता जाएगा, लेकिन फिर उस केस में एस को महत्व नहीं देंगे अब, क्योंकि एस दूर हो गया ना। ये अब तो ये दूर हो गया, एस जरूर है लेकिन चौथी शेल तो दूर हो गई ना। बोलो, अब उस केस में अब इनमें हम कंपेयर करेंगे तो पी आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सचेंज भी है और प्लस नजदीक भी है, जबकि इसमें केवल नजदीक ही है, एक्सचेंज नहीं है। बोलो बात समझ में आई? तो जैसे 1s में बता हीलियम के आंसर ज्यादा है, इस बात को तो प्रूफ हो गया ना कि एस का स्फेरिकल शेप है, न्यूक्लियस के नजदीक होता है, लेकिन शेल भी तो 1 है, पहली शेल है। बोलो, 101 पहली शेल और एस भी, तो दोनों वजह से इसके आंसर जी पूरे टेबल में सबसे हाईएस्ट है। बोलो क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद P6 हम ज्यादा स्टेबल दिखा रहे हैं ना। पता है P6 किसका है? P6 है किसका पता है ना? P6 कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है पता है? नोबल गैस, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, सभी का तो P6 है। और नोबल गैस की आंसर जी पूरे पीरियड में सबसे हाई। हमने लिखवाया था कि नहीं पिछले टर्न पर? देखो कि पीरियड में नोबल गैस की आंसर जी सबसे ज्यादा होती है, कारण उसका कॉन्फ़िगरेशन है P6। नोट कर लो इसको। इन पीरियड नोबल गैस शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इन द पीरियड नोबल गैस शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। नोबल गैस शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ बोलो, बात समझ में आई? तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके भी हम आंसर जी का आइडिया लगा सकते हैं कि आंसर जी लो होगी कि हाई होगी। हाई कब होगी? आंसर जी हाई कब होगी? बताओ जल्दी। आंसर जी की वैल्यू हाई कब होगी? जब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, और स्टेबल में फुलफिल की ज्यादा होगी, हाफ फिल्ड की कम होगी। और फुलफिल में सबसे ज्यादा किसका होगा? P6 का। पूरे पीरियड में P6 नोबल गैस का है, तो नोबल गैस के आंसर सबसे ज्यादा है। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में पूछे सबसे ज्यादा, जवाब होगा हीलियम। अच्छा, क्वेश्चन है किसकी आंसर जी कम होगी? अब हाईएस्ट तुम तो बता दोगे, जानते हैं। मिनिमम आंसर जी पूछ रहा है, लोएस्ट। मान लो तुम्हारे सामने 4 कॉन्फ़िगरेशन रख दिया, ABCD चारों कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वैलेंस शेल का, और कहता है किसकी आंसर ही सबसे लोएस्ट होगी। हम क्या देखें वहां, किस पर टिक मारें? हाँ फील्ड, हाँ हाँ, मतलब उसमें स्टेबिलिटी पाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए। मतलब ऐसा समझ लो, ऐसे समझ लो जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही वो स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ले। एक इलेक्ट्रॉन जैसे तुम लॉस करो वो स्टेबल हो जाए, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस कर देगा, क्योंकि लॉस करने स्टेबिलिटी मिलनी है ना। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा।
बात समझ आएगी नहीं? बोलो। जैसे मालूम है कि एक बॉल एक रन बचा हुआ है, तो एक बॉल को उसको बेकार नहीं जाने देगा, पूरा रन बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे केस में एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लॉस करेंगे और वो कन्फिगरेशन स्टेबल हो जाएगा, तो समझ लेना वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लॉस होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी पाने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा। और जानते हो एलिमेंट कौन है जिसमें एक लॉस कर दो स्टेबिलिटी आ जाए, नोबल गैस को प्राप्त कर ले? हाँ, लिथियम। पूरे एल्कली मेटल, पूरा एल्कली मेटल। देखो लिथियम का टाइम 3 होता है ना? हाँ, 1s2 2s1 यही ना होता है। जहां तुमने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, जानते हो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा। इसकी आंसर जी क्या होगी? लो। नोट करो, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो, आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो if removal of electron produce a stable electronic configuration. If the removal of electron produce a stable electronic configuration, ठीक है, जहां एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, स्टेबिलिटी आ जाए, समझना उसका आंसर जी सबसे लोएस्ट होगा। समझ आएगी नहीं? कम एनर्जी पे लॉस करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी मिलने वाली है ना, फट से लॉस कर देगा। और वो एलिमेंट है एल्कली मेटल्स। खड़े होके बोलो। फुल फिल्ड कौन है? S2। तो S2 ज़्यादा स्टेबल है। नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए कि वो केवल फुल फिल्ड है, इस वजह से स्टेबल है। और S तो नज़दीक है, एक्सचेंज वाला कंसेप्ट तो S में लगना ही नहीं है, केवल S फुलफिल्ड है और वो नज़दीक है, बस इस वजह से S2 स्टेबल है। ठीक है, बैठो। अब देखो, अब इन्हीं 4 फैक्टरों को ध्यान दे दिया सबने, समझ लिया इसको, चारों फैक्टर। आंसर जी किन बात पर डिपेंड करती है? साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेचर ऑफ सबशेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन 4 फैक्टरों को ध्यान में रख के हम आंसर जी का ट्रेंड निकालेंगे, पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम। इसको बोलते हैं पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक में इसका वेरिएशन, पीरियोडिक ट्रेंड। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप में, डाउन द ग्रुप। हाँ देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। बताओ ऑप्शन ग्रुप का है? एल्कली मेटल हो सकता है, अर्थ मेटल, कोई फैमिली दे सकता है। अब पूछेगा आंसर जी का ऑर्डर बताइए। हाँ, ये बताओ, नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ेगी, और शेल बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आंसर एनर्जी घटेगी। तो साइज के अनुसार डाउन द ग्रुप आने पर आंसर जी घटती जाएगी। क्लियर? दूसरी बात, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप बताओ क्या वैरी करता है? कांस्टेंट रहता है। हमने सवेरे स्लैटर रूल पढ़ाया सबको ना, जो मॉर्निंग में क्लास कर रहे हैं उसमें स्लैटर रूल पढ़ाएंगे, उसमें हम ये प्रूफ कर देंगे कि नीचे आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा, और जो फैक्टर सेम रहेगा वो आंसर जी डिसाइड नहीं करेगा। ध्यान रखना, डाउन द ग्रुप आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम तो आंसर जी भी क्या रहेगी? सेम। हाँ, क्या पूछना चाह रहे बोलो? कैसे कांस्टेंट रहेगा? कैसे कांस्टेंट रहेगा ना, ये पूरा लेक्चर है 1.5 घंटे का, स्लैटर रूल। अब बताओ स्लैटर रूल को कितने सस्ते में पूछ रहा है ये हमसे? बताओ, 1.5 घंटे में इन लोगों को समझाए हैं यही क्वेश्चन का जवाब स्लैटर रूल से, तो मॉर्निंग में क्लास कर रहे हो ना, जवाब मिल जाएगा। तुम्हारी गाड़ी आगे है, गाड़ी पीछे चल रही है, तो पीछे से कवर करते जाओ, तुम्हारा जवाब मिलेगा। बैठो, इसलिए बोल रहे हैं क्लास मत छोड़ो, क्लास छोड़ोगे तो वही क्वेश्चन उठता रहेगा। सही, हर प्रॉपर्टी में इसका रोल आएगा, देखना तुम, अगली प्रॉपर्टी में फिर आएगा ये सामने। तो इसलिए एक बार शेड्यूल पढ़ लो, तुमको जवाब मिल जाएगा सबका। समझ, तुमसे बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, बचा लो अपने आप को, क्लास मत छोड़ो कोई भी। और ये पूरा ये चैप्टर समझना है कि तुम पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ रहे हो, पूरी केमिस्ट्री का फाउंडेशन पढ़ रहे हो।
हर जगह इसका यूज होगा, तुम देखना। अब बाद में समझ में आएगा, जब तुम आगे चैप्टर पढ़ जाएगा तब समझ में आएगा। हाँ देखो सामने। अच्छा, डाउन द ग्रुप आने पर साइज बता वैरी कर रहा है ना, साइज बढ़ता जाएगा, आयंस एनर्जी घटती जाएगी। अच्छा, डाउन द ग्रुप आने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मान लो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, जो फैक्टर कांस्टेंट रहेगा वो रिजल्ट डिसाइड, खत्म। अच्छा, डाउन द ग्रुप आने पर सबशेल वैरी कर रहा है, क्या सबशेल बदल रही है? बोलो, कहाँ बदल रही है? सारी सबशेल ऐसा है। हाँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s, टू, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, 5s1, 6s1, सभी में तो s है। सबशेल तो वही है, सबशेल तो सेम है सब में। बोलो, तो सबशेल भी जब सभी में सेम है तो ये फैक्टर भी तो कॉमन हो गया। अच्छा, डाउन द ग्रुप आओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का क्या बदल रहा है? वो भी सेम है, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये फैक्टर भी क्या हो गया? कॉमन। केवल वैरी क्या कर रहा है? शेल। इसमें 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, और जैसे शेल बढ़ती जाएगी एटम का साइज बढ़ता जाएगा, आयंस एनर्जी। नोट करो, एज वी गो डाउन द ग्रुप, as we go down the group, number of shell increases, number of shell increases, ionization energy decreases, number of shell increases, size increases, ionization energy decreases. बोलो, बात समझ में आया? तो पूरे एल्कली मेटल में देखा जाए, लिथियम की आयंस एनर्जी हाई होगी और सीजियम की लो होगी। और सुन लो, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की आयंस एनर्जी इतनी कम होती है कि केवल विजिबल लाइट पड़ जाए, केवल लाइट पड़ जाए, तुम टॉर्च से केवल रोशनी दिखा दोगे, इसके मेटल से सरफेस इलेक्ट्रॉन निकल आएगा बाहर। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये ऐसे मेटल है, इनके ऊपर तुम विजिबल लाइट डाल दो, केवल टॉर्च से रोशनी डाल दो, इसके मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इसलिए इन 3 मेटल का यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। सेल 2 तरह की होती है, एक सोलर सेल होती है, एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल होती है। सोलर सेल जो कि सन रेज में रखो तभी काम करेगी। सोलर सेल देखो ना, सूरज की रोशनी से बैटरी चार्ज होती है वो। और एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तुम कमरे में ही ये जो लाइट जल रही है ना, इसी से बैटरी चार्ज हो जाएगी। कैलकुलेटर तुम देखो, कुछ कैलकुलेटर ऐसे होते हैं, कैलकुलेटर जो केवल कमरे में ऐसे रख दो तुरंत बैटरी चार्ज हो जाएगी उनकी अपने आप, वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। अब फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर क्या होता है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जहां लाइट पड़ेगी इनके सरफेस इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। इसलिए इन 3 मेटल का हम यूज करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर। कारण इनकी आयंस एनर्जी बहुत कम है, इतनी कम कि केवल लाइट पड़ेगी, सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा, मान लो क्वेश्चन ऐसे आया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, अब बताइए इनमें आंसर किसकी सबसे लोएस्ट होगी? हाँ, इसकी लोएस्ट होगी, इसकी हाईएस्ट, इसकी हाईएस्ट, इसकी लोएस्ट। मतलब डाउन द ग्रुप आंसर ही घटती जाएगी, साइज बढ़ता जाएगा। समझ में आया? बोलो। अच्छा, अभी बात हम ग्रुप की कर रहे थे, बात कर रहे हैं पीरियड की, लेफ्ट टू राइट। हाँ, ये देखो, हम बात करते हैं सेकंड पीरियड की। हम फर्स्ट पीरियड की बात इसलिए नहीं करेंगे, फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट्री 2 ठो है, हाइड्रोजन, लिथियम। तो ऑप्शन तो एग्जाम में 4 ठो आता है ना, जब भी आएगा ABCD करके 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब मुझे किसकी आंसर जी हाई, किसकी लो, तो कम से कम 4 ऑप्शन के लिए ऐसा पीरियड उठाओ जिसमें एलिमेंट ज़्यादा हो, तो हमने सेकंड पीरियड उठाया। इसमें एलिमेंट क्या देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब इसी में से 4 ऑप्शन उठा लेगा। अब पूछेगा आंसर जी का ऑर्डर बताओ, ऑर्डर
बढ़ता हुआ क्रम या घटता क्रम अरेंज करो। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सामने। ये बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज वेरी करता है कि नहीं? साइज हम पहले पढ़ाए, सबसे पहले साइज पढ़ाए हम। साइज हो चुका है, रेडी आई। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, और साइज जब घटेगा तो आंसर जी बढ़ेगी। लेफ्ट टू राइट आंसर जी बढ़ेगी क्योंकि साइज घटता है अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक। अच्छा, ये क्या बोलता है इसका भी सुनो। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बोलो, बढ़ता है। जो क्लास कर चुका है हमने पूरा निकलवाया, एक एक एलिमेंट का हमने इफेक्टिव चार्ज निकलवाया है क्लास में, पूछ लो इन लोगों से। और जब निकालेंगे तो तुम देखना, लेफ्ट टू राइट जाओगे इफेक्टिव चार्ज बढ़ता जाएगा लगातार। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ेगा, तो आंसर जी भी बढ़ेगी। यानी इन दोनों बातों पर आप गौर करें, साइज इफेक्टिव चार्ज दोनों को हम ध्यान रखें तो रिजल्ट ये आएगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आंसर जी बढ़ेगी क्योंकि साइज भी घट रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। मतलब दोनों फैक्टर एक ही जवाब दे रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट आंसर जी बढ़ेगी। अच्छा, ये क्या बोल रहा है इनका भी सुनो, ये भी तो डिसाइडिंग है। अच्छा, ये बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पर सब शेल बदलता है कि वही रहता है? बदलता है। ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक, एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब शेल बदल रहा है और कॉन्फ़िगरेशन भी बदल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बदल रहा है। मतलब पीरियड में वेरिएबल फैक्टर चारों है, जबकि ग्रुप के अंदर वेरिएबल फैक्टर केवल साइज था, केवल साइज बस। ग्रुप में डिसाइडिंग केवल साइज है, लेकिन पीरियड में डिसाइडिंग फैक्टर साइज भी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेचर ऑफ सबशेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चारों डिसाइड करेंगे। तो ये बताओ, लेफ्ट टू राइट कॉन्फ़िगरेशन बदल रहा है कि नहीं, बोलो। तो जब ये भी बदल रहा है तो आंसर जी ये भी डिसाइड करेगा। तो आंसर जी का ऑर्डर निकालने से पहले हमको इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहिए, वैलेंस शेल का, बोलो। तो हम लिखते हैं, देखो सामने। हाँ, लिथियम कैटायन नंबर 3 है ना, तो इसके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है 2s1। हमने मॉर्निंग में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया है, इसलिए बात समझ में आएगा सबको। हाँ बताओ, बेरिलियम का 2s2। हाँ, जिनका छूट गया है रिकॉर्डिंग हो रही है पीछे, अपना टाइम लेकर के ऑफिस में देख लेना। बात समझ में आए ना? आगे देखो। हाँ, बोरान का बताओ, 2s2 2p1। कार्बन का 2s2 2p2। नाइट्रोजन का 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 2s2 2p4। फ्लोरीन का 2s2 2p5 और नियॉन का 2s2 2p6। ये है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये भी आंसर जी का ऑर्डर डिफाइन करेगा। और क्या हमने बताया था कि जिस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, मतलब हाफ फिल्ड होगा, फुल फिल्ड होगा, उसकी आंसर ज़्यादा होगी। बोलो, कहा था ना हमने, बोलो। तो बताओ, पीरियड में डिसाइडिंग फैक्टर चारों है कि नहीं? पीरियड में आंसर एनर्जी का ऑर्डर डिसाइड करने में चारों फैक्टर काम आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ये दो फैक्टर क्या बोलते हैं, पहले इसका सुन लो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटेगा, आंसर जी बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव चार्ज भी बढ़ेगा, आंसर जी बढ़ेगी। तो मतलब इन दो फैक्टरों के अनुसार लेफ्ट टू राइट जाने पर आंसर जी बढ़ेगी। और ये क्या बोलता है, ठीक है बढ़ेगी, लेकिन रास्ते में यदि किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो गया, मतलब हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो गया, तो समझ लेना उसके आंसर जी जंप मारेगी, झटका मारेगी, और जंप मार करके एक एटम को डाक जाएगी, एक एटम को डाक जाएगी। अब हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि हमने स्टडी कर लिया, रिसर्च किया, तब जाके बोल रहे हैं बात कि जहां कॉन्फ़िगरेशन फुल फील्ड हाफ फील्ड दिखे, आंसर जी जंप मारेगी और एक एटम को डाक के आगे ओवरटेक कर जाएगी। कब? जब हाफ फील्ड फुल फील्ड होगा तब, और नहीं तो नहीं।
सुन लिया सबने? बोलो। अच्छा, जरा इन दो पॉइंट पर गौर करो, इन दो को ध्यान में रखो। तो बताओ, इन दो फैक्टरों के अनुसार लेफ्ट टू राइट आंसर जी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। तो बताओ, इसके आंसर सबसे लोएस्ट हुई, ये दौड़ में सबसे पीछे होगा और ये दौड़ में सबसे आगे होगा। लेकिन ठीक है, इसके अनुसार ये सबसे आगे और ये सबसे पीछे है। लेकिन ध्यान दो, ये स्टेबल भी है। ध्यान से देखो, फुलफिल्ड मतलब ये फुलफिल्ड होने से, स्टेबल होने से आंसर ये जंप मारेगी और जंप मार के और आगे हो जाएगा। लेकिन था तो वैसे ही आगे, जंप मार के और आगे रहा तो सबसे आगे रहेगा, तो सबसे आगे। क्लियर? ये बताओ, ये हाफिल फुलफिल्ड है? बोलो। ये है ना, हाफिल्ड है ना। ये जंप मारेगा और जंप मार के ऑक्सीजन के आगे आगे चलो। ये हाफिल फुलफिल्ड है? ये बोलो, ये जंप मार के आगे। तो बताओ, इस पूरे पीरियड में फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का हम ऑर्डर निकालें तो बताओ सबसे ज्यादा किसका आया? बिल्कुल सही, आगे बोलो। नियॉन के बाद, फ्लोरीन के बाद, नाइट्रोजन के बाद, ऑक्सीजन के बाद, कार्बन के बाद, बेरिलियम के बाद, बोरान के बाद। ये आंसर है। सेकेंड पीरियड में फर्स्ट आयन एनर्जी का ये ऑर्डर है, नोट कर लो। और कैसे निकाला सबने देख लिया, और यही क्रम तुम हर पीरियड में लागू कर दोगे। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सब में निकाल सकते हो। यही कंसेप्ट। बस क्या करो, लेफ्ट टू राइट आंसर जी बढ़ती जाएगी, साइज घटेगा, इफेक्ट साइज बढ़ेगा। लेकिन रास्ते में जहां कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल दिख जाए, फुलफिल हाफ फिल दिख जाए, एक एटम को डका दो, जंप करा दो। एक एटम को डकाना है, सबको नहीं डका देना, क्योंकि लॉस एक ही शेल से हो रहा है। शेल एक ही है, सेकंड शेल, सेकंड शेल, सेकंड शेल, सेकंड शेल, एक ही शेल है। इसलिए एक एटम जंप करा दो, ओवरटेक। अब तुम जाके बुक से मिलाओगे, तुमको आंसर यही मिलेगा। अच्छा, ये आंसर क्या दिखा रहा है? पूरे पीरियड में बात करें, पीरियड लेफ्ट टू राइट, बताओ सबसे लोएस्ट आंसर जी किसकी आई? एल्कली मेटल, लिथियम। और सबसे हाईएस्ट नोबल गैस, नियॉन। नोट कर लो, नोट करो, एल्कली मेटल हैविंग लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। Alkali metal have lowest first ionization energy, and noble gas show high ionization energy. Alkali metal सबसे कम और नोबल गैस सबसे ज्यादा। बोलो, समझ में आया? एल्कली मेटल की फर्स्ट आंसर जी सबसे कम और नोबल गैस की फर्स्ट आंसर जी सबसे ज़्यादा। वैसे तो एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा, लेकिन हमने पूरा बता दिया। अब इसी में से 4 ऑप्शन उठा लेगा, ए बी सी डी, या ए बी सी डी, या ए बी सी डी। मतलब इसी में तुम्हारे 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। यही कंसेप्ट लगा के निकाल लेना आंसर। हाँ बोलो, आगे बढ़े हम। अब आगे बात बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखो सामने। ये जो तुमने आंसर निकाला है, ये फर्स्ट आंसर जी का निकाला है, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है फर्स्ट। अब तुम दूसरा निकालोगे। बात कर रहे हो सेकंड आंसर एनर्जी की। तुमने अभी पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है एटम से, दिस इज द फर्स्ट आंसर एनर्जी। अब तुम दूसरा निकालोगे और बात करोगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब बताइए उसका ऑर्डर, बताइए क्या होगा? सेकंड आंसर का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, और फिर वही कंसेप्ट लगाओ, फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे। फिर
बताओ, लेफ्ट टू राइट डिसाइडिंग फैक्टर चारों है कि नहीं? चारों है, साइज भी है, इफेक्टिव का चार्ज भी है, सबशेल भी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। तो चारों मिलकर डिसाइड करेंगे। तो सेकंड आंसर जी में भी हम चारों का ध्यान रखेंगे। बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है ये किसके लिए था? फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए था। पहला तुम लॉस करने जा रहे थे, अब तुम कौन सा लॉस करोगे? दूसरा। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? जैसे नियॉन में पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? नियॉन में पहला इलेक्ट्रॉन कहां से निकला है? 2p6 से। तो दूसरा कहां से निकलेगा? 2p, चुप, 2p, तो बोलो ना कि दूसरा 2p5 से निकलेगा। बोलो। अच्छा, फ्लोरीन में पहला 2p5 से निकला है तो दूसरा कहां से निकलेगा? 2p4 से। ऑक्सीजन में पहला 2p4 से निकला है तो दूसरा, बोलो, 2p3। इतना बोलने में देर क्यों लगता है? हाँ, नाइट्रोजन में पहला 2p3 से निकला तो दूसरा कहां से निकलेगा? 2p2 से। हाँ, कार्बन में पहला 2p2 से, दूसरा 2p1 से निकलेगा। बोरान में पहला 2p1 से निकला है तो दूसरा 2s2 से निकलेगा। बेरिलियम में पहला 2s2 से निकला है तो दूसरा 2s1 से निकलेगा। और लिथियम में पहला 2s1 से निकला है, दूसरा 1s2 से निकलेगा। जरा ध्यान देना, एक नई बात सामने आ गई है कि सेकंड आंसर जी की हम बात करें तो सभी में इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल से लॉस हो रहा है। दूसरी शेल देखो, सेकंड शेल, सेकंड शेल, सेकंड शेल, सेकंड शेल। लेकिन लिथियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन पहली शेल से लॉस हो रहा है। कुछ फर्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बोलो। सेकंड आंसर जी की हम बात करेंगे तो लिथियम को छोड़ दो, सभी में दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से लॉस हो रहा है, सेकंड शेल। जबकि लिथियम में दूसरा इलेक्ट्रॉन पहली शेल से लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि लिथियम में पहला इलेक्ट्रॉन लॉस करने से पूरी शेल लॉस हो गई। तुमने जहां एक लॉस किया इलेक्ट्रॉन लिथियम का, पूरी शेल लॉस। और जब शेल लॉस तो साइज घट जाएगा। बोलो। जहां शेल लॉस होगी साइज घट जाएगा। हम कह रहे हैं इस ग्रास में एक बेंच निकाल दें, बेंच, तो साइज छोटा हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चे को बाहर कर दें तो साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो। तो यहां पर भी एक शेल पूरी लॉस हो जाने से इसका साइज बहुत ज्यादा घट गया, पहली बात। दूसरी बात, साइज तो बहुत ज्यादा घटा ही घटा, और साइज जब ज्यादा घटेगा तो आंसर जी भी ज्यादा बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो 1s2 से निकल रहा है। ध्यान दो, ये 1s2 हीलियम का है। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का है, और हीलियम की आंसर जी तो और ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। कहने का मतलब इस केस में आंसर जी इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि पूरे पीरियड में सबसे आगे हो जाएगी। कारण, एक तो शेल का लॉस होने साइज का घटना, ज्यादा घट जाना साइज, और जितना साइज घटेगा आंसर जी जंप मारेगी। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन का नोबल गैस हो जाना, हीलियम का स्टेबल होना, आंसर जी और जंप मारेगी, और इतना लंबा जंप कि पूरे पीरियड में सबसे आगे। मतलब एल्कली मेटल की सेकंड आंसर जी पीरियड में सबसे ज्यादा हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आई? क्योंकि साइज का बहुत ज्यादा घटना और कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबल हो जाना, इन दो फैक्टर की वजह से एल्कली मेटल की सेकंड आंसर जी पीरियड में सबसे ज्यादा। लेकिन बाकी केस में तो लॉस सेम सेल से हो रहा है ना, सेकंड 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 सेकंड, सेम सेल से लॉस हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि जहां भी फुलफिल हाफ फिल दिखे, स्टेबल दिखे, वहां एक जंप कराना, एक एटम जंप कराना। जबकि इसके लिए लंबा जंप मारेगा ये। बोलो क्लियर? सामने देखो। ये बताओ,
इन दो फैक्टरों के अनुसार, साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अनुसार लेफ्ट टू राइट आंसर जी क्या हो रही थी? बढ़ रही थी, क्योंकि साइज घट रहा है, इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है, आंसर जी क्या होगा? बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन इसके अनुसार क्या है? ठीक है, लेफ्ट टू राइट आंसर जी बढ़ेगी, लेकिन जहां भी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड है, आंसर जी जंप मारेगी और एक एटम को ढक जाएगी। क्योंकि एक एटम क्यों ढका रहे हैं हम? क्योंकि लॉस एक ही शेल से हो रहा है, सेकंड शेल, और जबकि इसमें लॉस नई शेल से हुआ है, नई शेल, और वो भी नोबल गैस, तो लंबा जंप मारेगा ये लंबा जंप मारेगा, लेकिन बाकी सब एक एक जंप मारेंगे। लेकिन कब? जब फुलफिल्ड हाफ फील्ड होगा तब एक जंप मार देगा। अब ये बताओ, ये फुलफिल्ड हाफ फील्ड है? क्या ये कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड हाफ फील्ड है? मतलब ये जंप नहीं मारेगा। ये अब ये जंप मार के फ्लोरीन के आगे भाग जाएगा। ये हाफ फील्ड फुलफिल्ड है? ये अब ये जंप मार के कार्बन के आगे, और बेरिलियम तो हाफ फील्ड भी है, इसमें स्टेबिलिटी एक्सप्लेन होगी नहीं, और ये तो ऑलरेडी जंप मार चुका है। तो बताओ सेकेंड आंसर का ऑर्डर क्या हुआ? सबसे ज्यादा लिथियम के बाद, नियॉन के बाद, ऑक्सीजन के बाद, फ्लोरीन के बाद, नाइट्रोजन के बाद, बोरान के बाद, कार्बन के बाद, बेरिलियम। ये है सेकेंड पीरियड में सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ऊपर वाला फर्स्ट आंसर जी का था और नीचे वाला सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। हाँ, लिथियम प्लस और हीलियम में सबसे आंसर जी किसकी होगी? अच्छा क्वेश्चन है ये, और तुम दे सकते हो। लेकिन तुमने क्लास शेड्यूल नहीं ना पढ़ा है, हाँ, इसलिए समस्या। तुम ये लोग दे सकते हैं, जैसे चेक करें, बैठो। हाँ, तुम लोग बताओ, क्वेश्चन अच्छा किया इसने। क्या क्वेश्चन किया है कि लिथियम प्लस और हीलियम में किसकी आंसर ज़्यादा होगी? जबकि लिथियम प्लस का भी कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है? 1s2, और इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है? 1s2। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों की सब शेल सेम है, दोनों का शेल भी सेम है, लेकिन क्वेश्चन है इन दोनों में आंसर जी किसकी ज़्यादा होगी? ये वो जवाब दे सकता है जो इफेक्टिव चार्ज क्लास किया है, इफेक्टिव चार्ज शील्डिंग, स्लैटर रूल, जो ये क्लास किया है वो जवाब दे सकता है। हाँ बताओ, क्वेश्चन समझ में आया कि लिथियम प्लस और हीलियम में किसकी आंसर जी ज़्यादा है? जबकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम, सब शेल भी सेम, शेल भी सेम, लेकिन आंसर जी में डिफरेंट है। किसकी ज़्यादा? बताओ। हाँ, सही बोला, सही बोला। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन और इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन, और जितने ज़्यादा प्रोटॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, आंसर जी ज़्यादा। तो सही जवाब है लिथियम प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम से ज़्यादा होगी। नोट कर लो, नोट कर लो। मज़ा आ रहा है ना? घबराओ नहीं, जितनी मज़ा है उससे सज़ा भी है, और वो सज़ा तुमको बाद में समझ में आएगी जब तुम्हारे पास पढ़ाई का लोड आएगा। अभी तो हम केवल टॉफ़ी बिस्कुट खिला रहे हैं, अभी तो हमने खाना खिलाया ही कहाँ। ये समझ लेना, अभी कुछ नहीं पढ़ाया अभी तुम लोग को। नोट कर लिया? लिथियम प्लस की ज़्यादा है हीलियम से। क्यों? समझ में आ गया रीजन। अच्छा, आगे चलो, जरा इस पर ध्यान देना। जरा वो नई बात क्या है कि एल्कली मेटल की फर्स्ट आंसर ही सबसे कम, देखो ध्यान से, और सेकंड आंसर ही सबसे ज़्यादा। कितना ड्रास्टिक चेंज है।
एल्कली मेटल की फर्स्ट आयशर्जी पीरियड में सबसे कम और सेकेंड सबसे ज्यादा। क्यों? आखिर क्यों? मान लो क्वेश्चन आ जाए, जवाब क्या दोगे वहां पर एग्जाम में? एल्कली मेटल की फर्स्ट आयशर्जी सबसे कम और सेकेंड आयशर्जी सबसे ज्यादा। आखिर क्यों? ये आंसर अधूरा है, इनकम्प्लीट है, अभी और इसमें जवाब है। हाँ, फर्स्ट आयशर एनर्जी के दौरान लिथियम अपनी एक शेल पूरी लॉस कर देता है और शेल लॉस होने से साइज बहुत ज़्यादा घट जाता है और साइज ज़्यादा घटने से आयशर्जी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहली चीज़। दूसरा, अब तुम जो बोले हो कि कन्फिगरेशन नोबल गैस का होगा, नोबल गैस, और नोबल गैस होने से आयशर्जी फिर जंप मारेगी और इतना जंप पीरियड में सबसे ज़्यादा। बैठ जाओ, सही है, क्लियर हुआ? तो दोनों लाइन लिखना, वो लाइन और तुम्हारी लाइन, जब दोनों मिलाओगे तब आंसर पूरा होगा। क्या हम लिखवाएं इसको? कि हमने सुना दिया, मेरा काम खत्म, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे स्कूल में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि एस ब्लॉक तुम्हारे एल्कली मेटल का चैप्टर है कि एल्कली मेटल की फर्स्ट आयशर्जी सबसे कम, सेकेंड आयशर्जी सबसे ज्यादा। लिखवा दें इसको आंसर? नोट कर लो। देखो, एल्कली मेटल हैविंग lowest first ionization energy, alkali metal having lowest first ionization energy but highest second ionization energy। क्यों? because loss of complete shell during first ionization energy, loss of complete shell during first ionization energy and दूसरा रीजन क्या है? एंड रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल, नोबल गैस, एंड रिजल्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। कैसा स्टेबल? नोबल गैस, स्टेबल नोबल गैस। ये 2 पॉइंट है, इसका आंसर है ये। अच्छा, ये बताओ, यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन तुमको नहीं बताए होते तो आयशर्जी ऑर्डर तुम निकाल पाओगे? बोलो। तो हमने पहले कॉन्फ़िगरेशन क्यों सिखाया? इसीलिए सिखाया था। अभी तो शुरुआत है, तुम देखते चलो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैलेंसी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, सब में यही काम आएगा, सब में इसका रोल आएगा। इसलिए बिना कॉन्फ़िगरेशन के तुम प्रॉपर्टी समझ ही नहीं सकते। और हम मॉर्निंग में यही पढ़ा भी रहे हैं, और जो नई क्लास किया वो दिक्कत में आएगा। हम पहले ही बोल दिए दिक्कत आएगा। बात समझ आई कि नहीं? तो जिसका छूट गया है अभी भी अपने आप को बचा ले, वीडियो लेक्चर देख करके उसको समझ ले अब, और नहीं तो दिक्कत हो जाएगी उसको। हाँ, आगे बढ़े हम, बोलो। अच्छा, अभी हम निकाले थे सेकेंड आंसर जी, अब हम निकालेंगे थर्ड आंसर जी। अब हम इसी में से तीसरा इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, थर्ड, और बात करेंगे हम थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो बताओ, इसमें लेफ्ट टू राइट निकालना है ना, लेफ्ट टू राइट, तो इसमें हमको तीनों चारों फैक्टर फिर काम आएगा। साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेचर ऑफ सब शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोलो। तो बताओ, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ये बताओ किस इलेक्ट्रॉन के लिए था? ये जो कॉन्फ़िगरेशन तुमने लिखा है किस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए था? ये जो कॉन्फ़िगरेशन तुमने लिखा है वैलेंस शेल का, किसके लिए था? सेकेंड आइसोलेशन था। दूसरा निकाल रहे थे ना, अब तुम कौन सा निकालने जा रहे हो? तो तीसरा। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे ना, बोलो। तो ये बताओ, दूसरा जब 2p5 से निकला है तो तीसरा कहां से निकलेगा? 2p4 से। अच्छा, इसमें दूसरा निकला 2p4 से, तो तीसरा
2p3 से, इसमें अगला 2p2 से, इसमें 1 से, इसमें 2s2 से, इसमें 2s1 से, इसमें 1s2 से। ध्यान देना, शेल लॉस हो गई, ध्यान दो, झटका मारेगा ये। हाँ, शेल लॉस हो गई, पूरी शेल लॉस, साइज बहुत ज्यादा घट गया, साइज ज्यादा घट गया, ऐसे ही बढ़ेगी तेजी से। और प्लस कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, नोबल गैस, हीलियम, और नोबल गैस वैसे ही सबसे स्टेबल होता है, ऐसे फिर जंप मारेगी और अब की बार ये सबसे आगे चला जाएगा। बोलो, याद रखना, जहां शेल लॉस हुई, कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस हुआ, आंसर जी ड्रास्टिक चेंज मारेगा, झटके से बढ़ेगा तेजी से। बोलो, समझ में आया? अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें तो झटके से मारेगा, लेकिन बाकी में भी झटका लगेगा क्या? बाकी में जंप मारेगा, एक को डाकेगा, लेकिन कब? जब या तो हाफ फील्ड हो या तो फुल फील्ड हो। लेकिन ये लंबा जंप मारेगा क्योंकि शेल नहीं और कॉन्फ़िगरेशन भी नॉर्मल गैस। बोलो, क्लियर? अब हाँ देखो, हाँ बताओ, हाँ इसमें से लॉस होगा 1s1 से, इसमें तीसरा लॉस होगा 1s1 से। बोलो, समझ में आया? अच्छा, ये भी जंप मारेगा, ये भी नई शेल, ये भी नई शेल, लेकिन ये ज्यादा जंप मारेगा क्योंकि ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, ये हीलियम कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। बोलो, समझ में आई बात? सबसे लंबा जंप मारेगा अब की बार बेरिलियम, हाँ लिथियम उसके बाद आएगा, ठीक है? लेकिन बाकी में कंपेयर करो। ये बताओ, इन दो फैक्टरों के अनुसार, साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अनुसार, लेफ्ट टू राइट आंसर जी बढ़ेगी, मतलब इनकी ज्यादा इनकी कम, लेकिन रास्ते में जहां स्टेबल दिख जाए, फुल फील्ड हाफ फील्ड, जंप मार के एक को डाक जाएगी। हाँ बताओ, ये हाफ फील्ड फुल फील्ड है, स्टेबल है? बोलो, नहीं, ये है, मतलब ये जंप मार के नियॉन के आगे, ये है नहीं है, ये अब ये जंप मार के नाइट्रोजन के आगे, ये नहीं है, और ये ऑलरेडी जंप मार चुका है। अब बताओ, सबसे ज्यादा, बोलो, बेरिलियम, उसके बाद बोलो, हाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद नियॉन के बाद ऑक्सीजन के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन के बाद बोरान। बोलो, समझ में आया? बोलो, ये है थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। हाँ, लिथियम तो इसके बाद ही आएगा, इसके बाद आएगा, लेकिन इन सबसे पहले रहेगा क्योंकि एकदम अलग ट्रैक पे चल रहा है ना ये। तो देखो, ये भी नई शेल, ये भी नई शेल, लेकिन ये फुल फील्ड है और ये हीलियम कॉन्फ़िगरेशन है और ये एल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी ज्यादा हो जाएगी, सबसे ज्यादा, सबसे आगे ये, उसके बाद फिर ये तो इससे तो कम ही होगा, बस इसकी ज्यादा इसकी कम। ये क्लियर हो रहा है ना? बस अब ये आंसर नोट कर लो। लिथियम जो है इसके बाद आएगा, लेकिन इन सबसे पहले आएगा, मतलब इसके बाद लिथियम कर सकते हो तुम, यहां पर लिख दो। हाँ, लेकिन उसमें 3 प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन जो एक इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन खींचे हुए हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन को 3 प्रोटॉन की ताकत खींच रही है। इफेक्टिव चार्ज ज्यादा है ना, नोट करो इसको। अब बताओ, एग्जाम में कोई भी पीरियड दे करके फर्स्ट आंसर जी, सेकंड आंसर जी, थर्ड पूछ सकता है, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, कुछ भी देके पूछ सकता है। और उस केस में तुम क्या करोगे? यही कंसेप्ट लगाते जाओ, आंसर आ जाएगा फट से। बोलो, हाँ, सेकंड में जंप कौन मारा?
सेकेंड आइसर्जी में लंबा जंप कौन मारा? थर्ड में कौन मारा? फोर्थ में कौन मारेगा? हाँ, बोरान मारेगा अब की बार जंप। समझ में आया? ये भी आ सकता है कि फोर्थ आइसर्जी किसमें ड्रास्टिक चेंज होगा। ऑप्शन ए बी सी डी। लंबा जंप कौन मारेगा? लिथियम में तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, खत्म हो गया। उसमें 3 के बाद तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो क्या निकालोगे तुम? वो तो मैदान से बाहर, वो खिलाड़ी खत्म हो गया, अब तो वो तो रिटायर्ड हो गया। हाँ हाँ, बोरान, बेरिलियम के बाद बोरान आएगा, फिर बोरान के बाद फिर कार्बन जंप मारेगा। नहीं, फर्स्ट में सेकंड में कौन मारा? लिथियम जंप मारा। थर्ड में ये मारेगा। फोर्थ में कौन मारेगा? बोरान मारेगा। फिर हाँ 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 हाँ, ये सही। बोरान के बाद बेरिलियम आएगा, ठीक बोला तुमने। हाँ, तब तो फिर ये खत्म हो जाएगा ना, ये तो खत्म। 3 के बाद तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें है ही 3 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, तो निकालोगे कहाँ? तो मतलब इसकी बात केवल थर्ड आंसर तक चलेगी, है ना? इसकी चलेगी 4 तक चलेगा, ये 5 तक चलेगा, ये 6 तक चलेगा। हाँ बताओ, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? तो जरा हम भी चेक करें तुम कितना समझे हो। जो काम हम सेकंड पीरियड में किए हैं तुम थर्ड में करो। थर्ड पीरियड में, लेकिन ज़्यादा नहीं, 4 एलिमेंट देते हैं, 4 में तुम बता दो। वो एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। हाँ, इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आइसर्जी एनर्जी का ऑर्डर बताइए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बन गया? नहीं बना? नहीं आ रहा है? बोलो, हो गया? हाँ बताओ। हाँ, एलिमेंट क्या था? सोडियम था, मैग्नीशियम था, एल्युमिनियम था, सिलिकॉन था। निकालना था फर्स्ट और सेकंड। सबसे पहले हमको फर्स्ट बताना। हाँ, कौन बताएगा फर्स्ट? मैग्नीशियम के बाद? उसके बाद सोडियम। सही बताया, बैठ जाओ। सब लोग मिला लो, सही है। कोई दिक्कत हो तो बात करो हमसे। सही आंसर है ये। हाँ, अब सेकंड बताना है। सेकंड आइसर्जी कौन बताएगा? सेकंड आइसर्जी का ऑर्डर अलोंग द पीरियड। नहीं, तुम नहीं, और कोई बताओ। सबका आंसर नहीं उठ रहा है, सबका हाथ उठना चाहिए। 2। कोई तुम लोग को बताओ जल्दी। 3। अच्छा,
सही है, मिला लो सब लोग, सही है। तो यही कंसेप्ट तुमको थर्ड पीरियड में लगाना है, सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड जिस पूछ सकता है। और यहाँ तक कि कोई तुमको डी ब्लॉक का भी एलिमेंट दे दे, जैसे तुम्हारे सामने रख दिया, हाँ जैसे कॉन्फ़िगरेशन रख दिया 3D10 4S1 और फिर लिखा है 3D10 4S2, ये एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है। अब बताओ इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी? इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगी? जैसे समझो ये ए है और ये बी है, ए और बी में बताओ किसकी एनर्जी फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगी? बोलो बोलो, हाँ बी, क्योंकि यहाँ देखो फुलफिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। हाँ, और सेकंड एनर्जी पोजीशन ज़्यादा होगी तो कहना ए की, क्योंकि ये निकलेगा 3D10 से और ये निकलेगा 4S1 से, और फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो फर्स्ट एनर्जी बी की ज़्यादा और सेकंड एनर्जी ए की ज़्यादा। पता है इसमें ये ए क्या है? कॉपर है, और बी क्या है? जिंक है, जिंक। तो जिंक की फर्स्ट ज़्यादा होगी कॉपर से और कॉपर की सेकंड ज़्यादा होगी जिंक से। क्वेश्चन है, बन गया क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन दे करके। अच्छा, तुम्हारी एनसीईआरटी में फर्स्ट आयन का ग्राफ बना है, ग्राफ फर्स्ट आयन एनर्जी का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। अब वो ग्राफ मान लो एग्जाम में आ जाए और तुमको स्कूल में ड्रॉ करने पड़ जाए तो कैसे ड्रॉ करोगे? देखो सामने, अब घर जाके वो एनसीईआरटी मिला लेना। अभी देखो हम कैसे ड्रॉ करते हैं ग्राफ। हाँ, ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और ये एटॉमिक नंबर। हाँ, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, 6, 7, 8, 9, 10। एटॉमिक नंबर 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ बताओ, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। तो बताओ इसकी एनर्जी फर्स्ट एनर्जी लिथियम की कम होती है कि ज़्यादा? कम होती है। तो बताओ इस एनर्जी एक्सिस पर लिथियम ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे होगा, मतलब लिथियम नीचे यहाँ है। अच्छा, लिथियम से बेरिलियम जाओगे एनर्जी घटती कि बढ़ती है? बोलो, बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट साइड घटता है ना, एनर्जी बढ़ेगी ना। अब बल्कि मान लो बेरिलियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है S2, इसकी और बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी कि बोरान से भी आगे, बोरान से भी आगे। तो मतलब बेरिलियम का 4 है ना, इसकी एनर्जी लिथियम से ज़्यादा, बोरान से भी ज़्यादा। तो मतलब बोरान की जो एनर्जी होगी वो बेरिलियम से कम, लिथियम से ज़्यादा। तो मतलब इसका पॉइंट इन दोनों के बीच में होगा, ये हो गया बोरान। अब बताइए इससे नीचे है और इससे ऊपर है, देखो देखो, इससे ऊपर और इससे नीचे, ये बोरान। अच्छा, कार्बन की एनर्जी बेरिलियम से ज़्यादा, तो मतलब ये इसका पॉइंट इससे ऊपर भागेगा कार्बन का, कार्बन। अच्छा, नाइट्रोजन की एनर्जी कार्बन से ज़्यादा, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा। बोलो, तो एटॉमिक 7 होता है नाइट्रोजन का। अच्छा, ऑक्सीजन की एनर्जी नाइट्रोजन से कम, कार्बन से ज़्यादा। तो मतलब इन दोनों के बीच में होगा। बोलो। अच्छा, फ्लोरीन की एनर्जी नाइट्रोजन से, बोलो, ज़्यादा होगी। बोलो,
और नियॉन क्या है सर जी? सबसे ज्यादा। अब सारे पॉइंट को मिलाते हुए तुम लाइन खींच दो। देखो, लिथियम से बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। तो ग्राफ कैसा है देखो, यूं फिर ये, मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी लगातार बढ़ती है, लेकिन बीच में ब्रेक के साथ। ब्रेक ब्रेक देखो, एक ब्रेक यहां लगा और दूसरा ब्रेक यहां लगा। एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस रेगुलरली, रेगुलर इंक्रीज करती है, लेकिन बीच में ब्रेक के साथ। एक ब्रेक यहां लगा है, दूसरा ब्रेक यहां लगेगा। अब ब्रेक वहीं लग रहा है जहां कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड है और हाफ फिल्ड है। तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, घबराओ नहीं, मॉर्निंग वाली क्लास कर लो। मॉर्निंग में एकदम बेशुरू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन के बाद इफेक्टिव चार्ज, शील्डिंग, स्लैटर, फिर रेडियाई, फिर ये आएगा। तो जिनका छूट गया वो मॉर्निंग में अपने आप को आके बचा ले। क्लास चल रही है और टाइमिंग जो क्या है नीचे ऑफिस पता करो। रोज क्लास 8 से 9:30, 1.5 घंटा क्लास चलेगा। आके बैठ के कर लो। हाँ बोलो, समझ में आया? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एनर्जी रेगुलर इंक्रीज करेगी, लेकिन ब्रेक के साथ। अब ब्रेक कहाँ? जहां कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड या हाफ फिल्ड। नोट करो, when we move along the period from left to right, when we move along the period from left to right, ionization energy increases regularly. When we move along the period from left to right, ionization energy increases regularly with break. Regularly with break. Where break कहाँ लगेगा? Where half filled and full filled. Where half filled and full filled electronic configuration achieve. Where half filled and full filled electronic configuration achieve. ब्रेक वहीं लगेगा जहां कॉन्फ़िगरेशन या तो फुलफिल्ड हो या तो हाफ फिल्ड हो, वही ब्रेक लगेगा, बाकी कंटिन्यूस बढ़ता जाएगा लेफ्ट टू राइट। ये है ग्राफ तुम्हारी एनसीईआरटी का। अब तुम अपने आप से ड्रॉ कर सकते हो आराम से, या तुम्हारे सामने ग्राफ बना के दे चार्ट हो, अब पूछे कौन करेक्ट ग्राफ है, सही ग्राफ है, तुम चार्ट पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसे। बोलो, बात समझ में आया? अच्छा ये बताओ, पूरे डी ब्लॉक में जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? देखो, इनका कॉन्फ़िगरेशन है N-1D10 और NH2, ये इनका कॉन्फ़िगरेशन है। बताइए स्टेबल है कि नहीं? ये भी स्टेबल है। इनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है पूरे डी ब्लॉक में, सबसे ज़्यादा एनर्जी जिंक, कैडमियम, मरकरी की है। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन, नोट करो, नहीं सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का, तीनों का साइज सेम नहीं है। हाँ, इन तीनों की ज़्यादा है, इतना बता रहे हैं। नोट तो करो। देखो, अमॉन्ग द डी ब्लॉक, अमॉन्ग डी ब्लॉक, अमॉन्ग डी ब्लॉक, जिंक, कैडमियम, मरकरी शो हाई ionization energy. Among D block, zinc, cadmium, mercury show high ionization energy. बोलो, क्लियर हुआ? बोलो, समझ में आया? अच्छा, लास्ट पॉइंट है, तुम लोग को लेंथेनाइट कंट्रैक्शन हमने पढ़ाया था, याद है? क्या बताया था? लेंथेनाइट कंट्रैक्शन डी ब्लॉक के अंदर है। हाँ, स्कैंडियम, वाइट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम,
हाफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलियम। ध्यान देना। बताओ लेंथेनाइड 3 यहीं से स्टार्ट है ना? लेंथनम के बाद यहां से लेंथेनाइड स्टार्ट होता है। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की शुरुआत यहीं से होगी और उसका असर इधर दिखेगा, इधर नहीं दिखाई देगा, हमने कहा था। बोलो अब क्या दिखेगा? देखो सामने। हाँ, नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल, साइज, और साइज जब लगातार बढ़ेगा तो आंसर जी घटेगी। घटती भी है, जैसा सोच रहे हो वैसा है। नीचे आने पर आंसर जी लगातार घटेगी, लेकिन टाइटेनियम से जर्कोनियम आओगे, नंबर ऑफ शेल बड़ी, साइज बड़ा। जर्कोनियम का साइज टाइटेनियम से बड़ा है, लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम आओगे तो साइज सेम हो जाता है। लिथियम का साइज छोटा है, सॉरी टाइटेनियम का साइज छोटा है, लेकिन जर्कोनियम आओगे साइज बढ़ेगा, लेकिन जर्कोनियम हाफनियम का साइज सेम ड्यू टू लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। याद करो, हमने कहा था। याद आ रहा है? अब देखो सामने, जब दोनों का साइज सेम है तो क्या दोनों की आंसर जी भी सेम होगी? क्वेश्चन है, जर्कोनियम हाफनियम की आंसर जी क्या सेम होगी? किसकी ज्यादा होगी? बोलो क्यों? हाँ बिल्कुल सही। साइज दोनों का भले सेम हो, साइज फैक्टर भले कॉमन हो जाए, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कॉमन नहीं है। नीचे आने पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आंसर जी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो देखो यहां पर क्या है, साइज लगातार बढ़ता जाएगा, आंसर जी लगातार घटती जाएगी, लेकिन यहां पहले घटेगी फिर बढ़ जाएगी, पहले घटेगी फिर बढ़ जाएगी। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है। हाँ, वो कांस्टेंट किसके लिए? एस ब्लॉक के लिए है। एस ब्लॉक यहां तक कांस्टेंट है, यहां कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि बीच में कंट्रैक्शन है, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, जिस वजह से टाइटेनियम से जर्कोनियम आओगे, शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, आंसर जी घटेगी, लेकिन जर्कोनियम हाफनियम का साइज तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है। इस पर प्रोटॉन ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, आंसर जी भी ज्यादा। तो टाइटेनियम से जर्कोनियम आंसर जी घटी, जर्कोनियम से हाफनियम बढ़ गई। नोट कर लो। देखो हाफनियम, हाफनियम, हाफनियम 5D मेटल शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हाफनियम 5D मेटल शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन जर्कोनियम ब्रैकेट में 4D मेटल। हाफनियम 5D मेटल शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी देन जर्कोनियम 4D metal due to lanthanide contraction, due to lanthanide contraction, due to lanthanide contraction। बोलो बात समझ में आया? तो देख रहे हो उसका असर कहां कहां पड़ा आंसर जी का ट्रेंड, पीरियड में, ग्रुप में, डी ब्लॉक में असर दिख रहा है। अब देखो जो कंसेप्ट यहाँ है वह कंसेप्ट यहाँ भी होगा, वही कंसेप्ट आगे भी होगा, क्योंकि इसका असर इधर दिखेगा, इधर इधर दिखेगा नहीं। कंट्रैक्शन का असर इधर हमने बताया था, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। बोलो। तो अभी हमने ट्रेंड बता दिया, अब इसका फायदा क्या, एप्लीकेशन क्या है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट टर्न पर। देखो हेडिंग दे दो, क्या हमको पढ़ाना है? एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो बात समझ में आया? तो देखो एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो नए अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको मेरी क्लास समझने में दिक्कत हो रही है, वो मॉर्निंग में कुछ दिन के लिए आ जाए, तो इनका पिछला सब कवर हो जाएगा। और शाम की क्लास करते जाओ, बस करते जाओ, और मॉर्निंग वाला क्लास करने से पिछला बैकअप मिल जाएगा पूरा। और उसके बाद जहाँ क्लास पिछला कवरिंग खत्म हो जाएगा, मॉर्निंग में आना बंद कर देना। बोलो समझ में आया? तो जो अभी ज्वाइन किए हैं, कम से कम वो आयोनाइजेशन एनर्जी तक क्लास मॉर्निंग कर ले। और टाइमिंग क्या है?
नीचे ऑफिस से पूछ लें, और जो नहीं आएगा वो अपना नुकसान झेलेगा, फिर उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे।